हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क एनर्जी और पावर था उसका हम लोग बेसिक जो है क्लास वो हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, आज जितना भी इसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या है कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होता है, कौन सा ऊर्जा होता है, कौन सा एनर्जी होता है जब मानव शरीर जब काम करता है। तो स्थितिज ऊर्जा होता है जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा जिसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं, और नाभिकीय ऊर्जा। इसमें से कौन सा है, तो ये आपको बात बताना था। इसका जो सही उत्तर क्या है आपका केमिकल एनर्जी, मतलब कि रासायनिक ऊर्जा काम करता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है। तो 500 वाट इक्वल टू होता है, 240 वाट होता है, 340 वाट होता है, या 746 वाट होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 746 वाट इक्वल टू होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, वाट किसका ऐसा यूनिट होता है, तो वाट होता है आपका पावर का, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी एच ऊंचाई जो है एच मीटर ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित होती है, क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, गुरुत्व ऊर्जा होता है या चुंबकीय ऊर्जा होता है। तो ये बात आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई हाइट पर से आप क्या है कि मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है और इतना हाइट है जो आपका एच है, और यहाँ पर कोई वस्तु है, तो यहाँ पर जो आपकी वस्तु को जो भी इसमें जो ऊर्जा होगा ना संचित, उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो mgh होता है, मास होता है। इस वस्तु होगा तो उसका कोई मास होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ये जो आपका हाइट है, और ये क्या होता है, जो आप ऊपर से अगर कोई वस्तु को गिराइएगा तो उस पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो जी का वैल्यू भी पूछ लेता है कभी कभी, तो कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक, तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, तो आपका स्थितिज ऊर्जा मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है, जूल होता है, टेस्ला होता है, या ओम होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बीपीएससी भी पूछ चुका है, और आपका बिहार एसआईबी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना है, और साथ ही साथ जो आपका बिहार एसएससी का फॉर्म है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका वाट हो जाएगा, अभी हम लोग देखे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मतलब वर्क होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए। ठीक है, तो वर्क क्या होता है कि मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है ए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, और इस पर कोई अगर आप फोर्स लगाते हैं, ए फोर्स लगाते हैं, तो ये फोर्स लगाने से क्या हुआ कि वस्तु अपना क्या है कि कुछ पोजीशन चेंज कर लेता है। अब यहाँ पर ये चला आया है ए, ठीक है, पोजीशन चेंज करेगा तो इसमें क्या होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि कुछ दूरी तय करेगा। और जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका क्या निकल के आता है, वर्क निकल कर आता है। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो इसमें देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, तो मीटर होता है, और न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो जूल बोलते हैं। ये बात आपको याद रखिएगा, मतलब कि इसका उत्तर क्या होगा, तो आपका जूल होगा, ये भी बात याद रखना है। वाट किसका होता है, तो शक्ति का होता है। ठीक है, ओम किसका होता है, तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का होता है, प्रतिरोध का होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्या है कि जब कोई एम द्रव्यमान का, मतलब कि एम जो है किसी का आपका मास है किसी वस्तु का, और एच ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उसमें संचित जो होने वाला है स्थितिज ऊर्जा, उसमें क्या होता है, 1/2 mv² होता है, एम एच होता है, mgh होता है, या mv होता है। अभी बताए थे कि अगर आपका ये पृथ्वी है और इस ऊंचाई पर से क्या करिएगा, कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएगा जिसका मास जो है, मान लेते हैं कि कितना है, तो m है। ठीक है, मास अगर m है तो, और इसका ऊंचाई कितना है, h है, और इस पर जो लगने वाला जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो त्वरण लगेगा, उसका मान लेते हैं कि g है। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ना, क्या होगा, mgh होगा। ये बात आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्य का सूत्र क्या है। तभी बताए थे कि फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, तो विस्थापन भी बोलते हैं। ये भी बात याद रखना है। तो विस्थापन होता है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, मतलब कि सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एम जो द्रव्यमान है, मास है कि कोई वस्तु को एच ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उसमें स्थिति
में कुल किया गया कार्य कितना होगा? तो mgh होगा, 3mgh होगा, gh होगा या mg होगा। तो एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो कार्य है ना, जो आपका वर्क है ये वाला, इससे डरना नहीं है। क्या होता है ना कि जो भी आप अभी देखे थे, ए एम ग्राम की मान लिया जाए कि कोई वस्तु है और इस पर जो हाइट है h है, और अभी जो इस पर गुरुत्वाकर्षण जो एक्सेलरेशन लग रहा था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा था, जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी लगता है ना, जो भी इस ऑब्जेक्ट पे जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh होता है, वही जो होता है वर्क का इक्वल होता है यहाँ पे। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या आपका हो जाता है? mgh हो जाता है, a हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी के ही इक्वल क्या हो जाता है वहां पे? वर्क हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि शक्ति क्या है? कार्य करने की क्षमता है, ताकत है, ऊर्जा का एक रूप है या कार्य करने की दर है? तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो पावर बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कि वर्क बाई टाइम जो होता है ना आपका, क्या होता है आपका? तो कार्य होता है, शक्ति होता है, सॉरी पावर होता है। ये बात आपको याद रखना है। वर्क का क्या होता है ऐसा यूनिट? तो जूल होता है। और टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। जूल पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो वाट बोलते हैं। तो आपका पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो वाट हो जाएगा। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया हो तो उसका ऊर्जा होता है उच्चतम बिंदु पर सबसे कम होता है, उच्चतम बिंदु पर सबसे अधिक होता है, उच्चतम बिंदु पर शून्य होता है या सभी बिंदु पर समान होता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है ना, आप अगर 9th का एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उसमें बताया भी है कि इसका सही उत्तर क्या है? तो आपका सभी बिंदु पे समान होता है। ठीक है, आप बेसिक वाला क्लास अगर नहीं देखें तो जाकर आप देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ पढ़ाया गया है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा आपका? सभी बिंदु पर समान होगा। जब कोई वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो उस पर हर पॉइंट पर क्या होता है? एनर्जी इक्वल लगता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया हो तो अंतिम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगा? ठीक है, ये बात आपको बताना है कि अंतिम बिंदु पर उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक, तो अधिकतम होगा, शून्य होगा, समान होगा, निश्चित नहीं रहता है। तो अंतिम जो पॉइंट होगा ना, अंतिम पॉइंट होगा वहां पर क्या हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं कि अंतिम जब पॉइंट होगा तो रुक जाएगा। रुकते के साथ ही उसका वेलोसिटी चेंज होना बंद हो जाएगा, और चेंज होना वेलोसिटी बंद हो जाएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे ही अगर जी को मान जीरो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? आप जरा सोचिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। जी अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, मतलब कि जीरो हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर सही क्या होगा? तो आपका बी होगा। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर ऊंचाई के साथ वृद्धि होते जाएंगे। क्या वृद्धि होते जाएंगे भाई? इसमें आपको बताना है। तो स्थितिज ऊर्जा वृद्धि होते जाएगा, आपका सॉरी गतिज ऊर्जा पहला, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। दूसरा है आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा, त्वरण जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, मोमेंटम जिसको संवेग बोलते हैं। तो क्या होगा? अभी बता रहे हैं कि अगर कोई भी ऊपर से जब लगता है ना एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं तो क्या होता है? उसका फॉर्मूला mgh होता है। तो जैसे जैसे उसका ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे h का तो मान बढ़ते जाएगा। क्या होगा? h का जो है वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, और h का मान इंक्रीज होते जाएगा तो आपका क्या है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होते जाएगा? इंक्रीज होगा। मान लीजिए जाए कि अभी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 से करेगा, फिर 4 से करेगा, तो वो क्या होगा? वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्या वृद्धि होगा? तो आपका स्थितिज ऊर्जा क्या होते चल जाएगा? वृद्धि होते चल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करते चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या होता है? तो टेलीफोन होता है, डायनेमो होता है, ठीक है, आपका माइक्रोफोन होता है, रेडियो होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका माइक्रोफोन क्या करता है कि जो ध्वनि ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, आपका जो मोबाइल में माइक्रोफोन लगा होता है ना, जिसको माइक बोलते हैं, जो छोटा सा रहता है, वो क्या करता है? आपका आवाज को सुनता है और वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करके वो वेव तैयार करता है, फिर जाकर दूसरे जगह पे पहुंचता है और वो क्या करता है? रिसीव करता है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है,
डायनेमो इसमें से हमेशा पूछते रहता है। तो डायनेमो क्या है ना, छोटा एक जनरेटर का रूप है। क्या है? एक छोटा जनरेटर का रूप है जो गाड़ी में लगा रहता है, बैटरी उटरी चार्ज करने में मदद करता है। ये क्या होता है कि आपका मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। ये बात आपको याद रखना है। डायनेमो से हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन बनते रहता है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि कमानीदार जो घड़ी होती है उसमें संचित ऊर्जा होते हैं। क्या सा? गतिज ऊर्जा, ठीक, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्थितिज ऊर्जा जो होता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, उसका एसआई मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, जूल सेकंड है या सेकंड, जूल सेकंड है, जूल प्रति सेकंड है, सॉरी। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा ना, कोई भी एनर्जी रहे। सबसे पहला बात कि कोई भी एनर्जी रहे जिसका एसआई यूनिट हमेशा क्या होगा, तो जूल ही होगा। चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी रहे, काइनेटिक एनर्जी रहे, मैकेनिकल एनर्जी रहे, कोई भी एनर्जी रहे, सारा का सारा क्या होगा आपका, तो जूल में ही मापा जाता है। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि जो मेनली जो है ना एनर्जी का ऐसा यूनिट, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है गतिज ऊर्जा को दर्शाता है? तो mgh है या 2 mgh है या 1/2 mgh है या 1/2 mv² है। तो सबसे पहले मतलब कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई वस्तु जो है एनर्जी उत्पन्न करता है बट उसमें मोमेंटम रहता है, क्या हो, मोशन हो, स्पीड हो, और उससे एनर्जी कोई उत्पन्न हो, तो क्या होगा, वो हम लोग गतिज ऊर्जा या आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी उसको। ठीक है। जैसे कि आप टरबाइन देखे होंगे, वहां से एनर्जी, फैन से भी एनर्जी अगर घूमता है तो निकलता है। ठीक है। ये सब, पानी का बहाव से कोई एनर्जी निकल रहा है, हवा के बहने से एनर्जी निकल रहा है, तो ये सब जो एनर्जी आएगा ना उसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलेंगे। तो इसका जो वैल्यू होता है हम लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक। अगला क्या है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बारे में भी आपको बताना है। ठीक है। कितना होता है? ठीक, 10⁹ अर्ग होता है, या आपका 100 अर्ग होता है, या 10⁷ होता है, या 10⁵ होता है। ये बात आपको बताना है। तो आपका जो इसका सही उत्तर क्या होता है कि 10⁷ अर्ग होता है। ये बात आपको याद रखना है। ये सब चीज है ना कि आप याद ही डायरेक्ट रख सकते हैं, और कभी कभी एग्जामिनर ऐसा सवाल पूछता है, और इसमें क्या होता है ना कि जो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी को क्या करता है, वो रिपीट भी कर लेता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक क्या है? इसमें से आपको बताना है। ऐसे तो शक्ति का मात्रक, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। ठीक। लेकिन इसमें से आपको बताना है कि होता क्या है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। तो इसमें से क्या है कि जूल होता है, जूल मीटर है, या न्यूटन मीटर है, या जूल सेकंड है, या जूल पर सेकंड है। तो अभी हम बताए थे कि पावर जो होता है आपका क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, मतलब कि वर्क वाइज टाइम होता है। ठीक। तो वर्क का हम लोग जानते हैं कि जूल होता है, और टाइम का क्या होता है, तो सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड ही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये तो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क को ही क्या हम लोग बोलते हैं, तो एनर्जी बोलते हैं। हमेशा एक क्वेश्चन बनते रहता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यांत्रिक एनर्जी भी बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है। एक किसके इक्वल होता है, एक क्वेश्चन बनाता है। तो आपका एक ही बात याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि आपका गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर यांत्रिक ऊर्जा बनता है, मैकेनिकल एनर्जी बनता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि विस्थापन शून्य हो तो कार्य अधिक होगा, कार्य कम होगा, जो वर्क है शून्य हो जाएगा, या कार्य जो है आपका वर्क जो है धनात्मक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्क इक्वल टू होता क्या है, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर एस का वैल्यू, आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा
जो है कार्य को दर्शाता है, वर्क को दर्शाता है। तो अभी इसको देखे थे, ठीक है। वर्क को कौन सा दर्शाता है, तो इसमें से आपको बताना है बल इंटू विस्थापन, जिसको हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बल डिवाइडेड बाई विस्थापन, शक्ति इंटू विस्थापन, शक्ति बाई समय। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि अभी बताया था कि आपका कोई ऑब्जेक्ट ए है और ए ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाइएगा तो ये अपना पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। उस पोजीशन को चेंज करा, मान लिया जाए एस से, एस विस्थापन है यहाँ पे, तो जो वर्क कितना होगा, तो एफ इंटू एस होगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा के लंबवत 90 डिग्री पे हो तो कार्य होगा, अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा या ऋणात्मक होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका शून्य होगा। अगर आप जरा सोचिए कि आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं स्टेशन पे, और कुली जो है आपका सामान सर पे उठाया हुआ है तो 90 डिग्री पे है, तो वो कितना कार्य करेगा, तो शून्य करेगा। अगर वो हॉरिजॉन्टल चलता भी है ना, तो वो कार्य कितना करता है, तो शून्य ही करता है। ये भी आपको पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि 9th क्लास के एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। तो कितना होगा, तो आपका 0 हो जाएगा 90 डिग्री पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि बल की दिशा जो है विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य क्या होगा, ठीक। धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपका पॉजिटिव होगा। उल्टा रहेगा तब उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन क्या है, विस्थापन की दिशा में ही है, डिस्प्लेसमेंट की दिशा में ही है, तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 न्यूटन कितने डायन का बराबर होता है, ठीक है। 100 डायन, 10 टू द पावर 7 डायन, 10 टू द पावर 3 डायन, 10 टू द पावर 5 डायन। आखिर में ये डायन है क्या, तो डायन क्या है कि आपका फोर्स का ही एक मात्रक है, जो किस चीज में मापा जाता है, तो सीजीएस पद्धति में इसका वैल्यू होता है। सीजीएस पद्धति में इस जो आपका मात्रक होता है फोर्स का, वो क्या होता है, आपका डायन होता है। सीजीएस का मतलब क्या है, तो कोई भी जो लंबाई है उसको सेंटीमीटर में मापेंगे, और कोई भी जो आपका मास है उसको क्या चीज में नापेंगे, तो आप ग्राम में मापेंगे, और कोई भी जो समय है आप सेकंड में मापेंगे। तो ये जो डायन होता है कितने 1 न्यूटन के बराबर कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि 10 टू द पावर आपका 5 डायन के इक्वल होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। लेकिन दूसरा बात भी क्या याद रखना है कि अगर कोई पूछ ले कि सीजीएस पद्धति में फोर्स का जो मात्रा क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि डायन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कार्य का वर्ग का संबंध कौन सा सही है, तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस साइन थीटा, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस टैन थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कोस थीटा या डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कोट थीटा। इसका आप बेसिक वाला क्लास जाके देख लीजिएगा, इसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका एस एफ एस कोस थीटा होगा, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा होता है, ठीक। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री का कोण लगे, तो 0 डिग्री का कोण लगे, तो कार्य क्या होगा। मतलब कि फोर्स इक्वल, अभी सॉरी हम लोग वर्क इक्वल टू क्या देखे हैं, तो वर्क इक्वल टू देखे हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, शून्य होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या न्यूनतम होगा। ये बात आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, आपका ऋणात्मक होगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री हो तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, ठीक। अधिकतम होगा, शून्य होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, तो ऋणात्मक ही होगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार के इंजन द्वारा कार की जो गति देने में किया गया कार्य, मतलब किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है या शून्य होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि चलती कार पर ब्रेक लगाया गया है, कार जो है, ठीक है, ब्रेक के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक। चल रहा था कोई कार, उस पर एकाएक आप ब्रेक लगा दिए, तो कार के जो ब्रेक है, ब्रेक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, शून्य होगा या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा,
तो ऋणात्मक हो जाएगा। ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी क्या होगा कि आपका जो मेन मोमेंट में था, मेन स्पीड में था, उसका विपरीत काम करने लगेगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बल विस्थापन ग्राफ में ग्राफ द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो आपका क्या होता है, ऊर्जा की मात्रा होता है, बल की मात्रा होता है, शक्ति की मात्रा होता है, आपका कार्य की मात्रा होता है। तो बल विस्थापन द्वारा जो क्षेत्रफल जो होता है आपका क्या होता है, तो आपका हम लोग जानते हैं कार्य होता है। फोर्स वर्क इक्वल टू होता क्या है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये जो ग्राफ बनेगा अगर, तो क्या बनेगा, वर्क का ही बनेगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य का मात्रक है, वर्क का मात्रक है, तो न्यूटन मीटर है, न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, या न्यूटन स्क्वायर मीटर है। ठीक, हम लोग जानते हैं कि वर्क का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, तो आपका जूल होता है। ठीक है, वर्क का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में होता है वर्क इक्वल टू, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये न्यूटन हो जाएगा, और आपका ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है जिसको विस्थापन बोलते हैं उसका मीटर होगा। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 वाट किसके बराबर होता है। ठीक है, 1 वाट जो है आपका किसके बराबर होता है, ये बात आपको बताना है। तो 1 जूल सेकंड, ठीक, 1 जूल पर सेकंड, या 1 अर्ग इक्वल टू, तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सी है, किसके बराबर होगा, तो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होता है, आपको बताना है। ठीक, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 होता है, या 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, इतना जूल होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, मतलब कि आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है। तो अभी बताए थे कि मैकेनिकल एनर्जी होता है। ठीक, मतलब कि यांत्रिक क्या होता है, ऊर्जा होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। ये इसलिए बता दी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है, मतलब कि जो विद्युत मोटर होता है, जो विद्युत मोटर है वो जो है विद्युत ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस एनर्जी में ट्रांसफर करता है। तो गतिज ऊर्जा में करता है, यांत्रिक ऊर्जा में करता है, स्थितिज ऊर्जा में करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला बात का याद रखिएगा कि जो भी विद्युत मोटर होगा ना, तो विद्युत मोटर हम लोग क्यों लाएंगे। ठीक, तो चलिए मान लेते हैं कि ट्यूबवेल चलाने के लिए, उससे पानी निकालने के लिए लाए मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर लाए, तो इलेक्ट्रिक मोटर लाए हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो क्या करेगा, चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो चलेगा, वो रोटेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड में जो भी उसका व्हील होगा अंदर। ठीक, तो वो जब चलेगा ना तो वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो एक इसमें ट्रांसफर होगा यांत्रिक एनर्जी में। लेकिन यही आप जनरेटर लाइएगा, जनरेटर आप लाइएगा, तो जनरेटर को हम लोग किस लिए लाए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए उससे लाए हैं, बल्ब को जलाने के लिए लाए हैं। ठीक है, बल्ब को जलाने के लिए लाए हैं, तो क्या होगा ना कि इसको पहले मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी से ये क्या करेगा जनरेटर, तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करेगा। लेकिन जो ये जो है आपका विद्युत मोटर है वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में करता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, तो चलिए आज के लिए नहीं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए अभी दिक्कत हो रहा है, लेकिन जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस अपना खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए जय हिंद जय भारत।